सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एंथनी अल्बनीज ये दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज ही हैं और अभी एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। वे पिछले 21 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी हो गई ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हो गए। ग्रेट बैरियर रीफ आपको ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। चलो ऑस्ट्रेलिया से पहले कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो ऑस्ट्रेलिया ये हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कही जाती है और इसी में आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, उसे कहते हैं माउंट कॉजियस्को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ हो गई। डाउन्स घास के मैदान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। गिब्सन मरुस्थल मिल जाएगा, सिम्पसन मरुस्थल मिल जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। उसके अलावा इस साल हमने देखा अल्फ्रेड नाम का तूफान ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। तालिस्मान साब्रे एक्सरसाइज का भी 11वां संस्करण हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था और कहाँ कहाँ हुआ ये? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ ये शुरू हुआ था, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में ही। ठीक है। इसके अलावा अभी जिन जिन देशों में लेटेस्ट प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री बने ड्यूरो मैकूट। इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने थे डैनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी जेंजरी बने। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा बने। त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री बने थे कमला प्रसाद बिसेसर। ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस बने। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर बने। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी बने। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च। लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम बने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने। वानुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापत बने। वानुआटू की कैपिटल पोर्ट विला होती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने थे। ठीक है, ये 15 और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी किस देश ने दे दी है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो याद रखेंगे, अभी अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दे दी है। ये तकनीक निगरानी और सुरक्षा के लिए है। इससे भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। ये जो हॉक आई 360 तकनीक है, इसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हॉक आई 360 टेक्निक ये भारत किससे खरीद रहा है? अमेरिका से। अब यहाँ पे इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कुछ वेपन्स हैं जो भारत किसी देश को बेच रहा है या हम किसी से खरीद रहे हैं, वो सब। सबसे पहले तो ये याद रखना, भारत का इस बार का रक्षा बजट क्या है वित्त वर्ष 2025-26 का? 6.81 लाख करोड़ रुपए। सिग 716 असॉल्ट राइफल ये भारत अमेरिका से खरीद रहा है, इसकी रेंज है 500 मीटर की। AK-203 राइफल हमने रशिया से खरीदा है, इसका निर्माण भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ट्रोजन गन ये अर्मेनिया हमसे खरीद रहा है, इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर के तैयार किया था। 40 किलोमीटर के ऊपर इसकी रेंज होती है। भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा कौन? फिलीपींस। हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस, ये फ्रांस की कंपनी है। और 100 K9 हॉवित्जर तोपे हम साउथ कोरिया से ले रहे हैं। साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस कंपनी बना के दे रही है। और भारत सरकार अंगोला को उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना ऋण देगा, लोन देगा? अभी हमने पढ़ा था $200 मिलियन का। C-295 परिवहन विमान ये स्पेन से हम खरीद रहे हैं, स्पेन की एयरबस कंपनी से। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, मतलब पहले फिलीपींस ने खरीदा, अब इंडोनेशिया खरीदेगा। और उसके अलावा भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए समझौता किया रशिया के साथ। रशिया की कौन सी कंपनी है? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक है,
तो इसी तरह के ये सारे प्रश्न हमने देखे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा यूके। तो अभी इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिला कैटेगरी में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म पुरुष के रूप में हुआ था, जन्म के समय वो पुरुष था लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज करके महिला कर लिया। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो अब वुमेन्स कैटेगरी में, क्रिकेट में वुमेन्स कैटेगरी में नहीं खेल पाएंगे। केवल वही जिनका जन्म महिला के रूप में हुआ था, जो फीमेल जेंडर है शुरुआत से ही, वही वुमेन्स कैटेगरी में खेलेंगी। अच्छा, इसी तरह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अभी महिला फुटबॉल टीमों में भी ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पॉइंट और ऐड कर लेना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और ट्रांसजेंडरों से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना, झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी थी अमीर महतो। बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी थी मानवी मधु कश्यप। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी सिंधु गणपति। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी थी मानवी मधु कश्यप। ये तो ऊपर देख लिया, वही वाला प्रश्न रिपीट हो गया। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना शुरू की थी। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया था अजमेर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कौन सी बनेगी? तो आंसर हो जाएगा अमरावती। तो देश का पहला एंटरटेनमेंट सिटी या आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। और इसके लिए भी आंध्र प्रदेश ने क्रिएटरलैंड कंपनी के साथ समझौता किया है। देश की पहली मनोरंजन सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी बोल दो या मनोरंजन शहर बनाने के लिए उद्देश्य क्या है कि अमरावती को फिल्म और गेमिंग जोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सामग्री और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए वैश्विक केंद्र में बदलना। तो सिंपल सा याद रखेंगे, देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कौन सी बनेगी? अमरावती बनेगी, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और सिटीज जो न्यूज में रही थी किसी न किसी कारण से, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना था पालिटाना, गुजरात में है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव ये गुजरात का मोढेरा गांव बना। भारत की पहली सोलर सिटी सांची बनी थी मध्य प्रदेश में। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड बना केरल का। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना राजस्थान में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि जो केरल में है। और देश का पहला एआई सिटी ये बनेगा लखनऊ। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी है। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगा? मुंबई और चेन्नई। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो है। और भारत 2024 में किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? दुबई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये शहरों से संबंधित सारे प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में योग साधक बाबा शिवानंद का भी 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2022 में। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का अभी वाराणसी में निधन हो गया। वे 128 वर्ष के थे, वाराणसी से बिलोंग करते थे और योग के माध्यम से समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वे पद्मश्री सम्मान पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या नाम है? बाबा शिवानंद योग साधक थे। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ और इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनका हाल ही में निधन हो गया। लेकिन योग की बात हुई है तो इस बार जो योग दिवस होगा उसकी थीम याद रखना। कब होता है योग दिवस? 21 जून को होता है। और इस बार की थीम क्या होगी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस बार का जो योग महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर होगा ये भी याद रखना, नासिक में। अब देखो कुछ और व्यक्ति जिनके हाल ही में निधन हुए।
एक तो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वे अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे, रहने वाले थे अर्जेंटीना के। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी? इन्हीं की सिफारिश पर आई थी, कस्तूरी रंगन समिति। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। नाम था इनाह कैनाबारो, ब्राजील से थी। अभी तो इंग्लैंड की बन गई हैं। चलो आप बताओ उनका नाम क्या है जो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई अभी। उसके अलावा भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से बिलोंग करते थे। मिलिंद रेगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट इनको कहा जाता था। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। कुमुदनी लाखिया कथक से संबंधित थी, ये गुजरात की रहने वाली। 2025 में पद्म विभूषण मिला, इंपॉर्टेंट नाम हो गया। वीर रामस्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन चलाया नहीं जा सका। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। और दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रैपर का निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट नाम हमने रिवाइज करे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में, जिसका नाम है DRR100 कमला और पूसा DST1, इसको विकसित किया है। इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा चावल से। तो अभी ICAR ने चावल की 2 जीनोम संपादित किस्मों को, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की किस्मों को तैयार किया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हो गया कि उनमें से जो जो खराब चीजें हैं उसको निकाल दिया गया और जो अच्छी चीजें हैं उसको डाल दिया गया। कैसे? उसके जीन में बदलाव करके। और कृषि में जीनोम संपादन का उपयोग करके, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके फसलों को हम बेहतर बनाते हैं। बेहतर से मतलब हो गया कि उन्हें अधिक उपजाऊ बनाना, वो पानी का कम से कम इस्तेमाल करे, कीटों के प्रति कम संवेदनशील हो, ये इसका मतलब हो गया। और इसके लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो क्रिस्पर तकनीक का, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, निर्माण किया है ICAR ने। तो ये दोनों की दोनों किसकी फसलें हैं या किससे संबंधित है? चावल से। DRR100 कमला और पूसा DST1। और ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अब इसके नए हेड बने थे। याद है कौन बने थे? मांगीलाल जाट। और चावल से 2-4 प्रश्न और याद रखो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये फिलीपींस में आपको मिल जाएगा। और भारत में कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। उसके अलावा गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और सबसे पहले इसे बैन करने वाला भी पहला देश यही है, फिलीपींस। और गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। अच्छा, भारत का पहला राइस ATM ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 6 मई को। तो हर साल विश्व अस्थमा दिवस ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार हम इसे 6 मई को मना रहे हैं। पहली बार 1998 में मनाया था। थीम क्या है? मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, सांस द्वारा ली जाने वाली दवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में अस्थमा की देखभाल में सुधार करना है। अच्छा, अभी तक देख लेते हैं मई में और कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं एक बार। तो देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया था। और आज हमने देखा 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो मई के अभी तक के ये इंपॉर्टेंट डेज हम देख चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अभी DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में अभी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। ये एयरशिप DRDO की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। इस टेस्टिंग में एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था। और इस एयरशिप ने लगभग 62 मिनट तक उड़ान भरी है, 1 घंटे तक। और उसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। तो मतलब आप देख सकते हो कुछ इस तरह से बलून की तरह का कुछ ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप है। ये जो भी हमारा पेलोड होगा इसको लेकर के उड़ेगा, बहुत देर तक ये हवा में रह सकता है
और अभी इसकी पहली बार टेस्टिंग की है डीआरडीओ ने। कहाँ पर की है ये याद रखना, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। अब डीआरडीओ ने की है तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिल जाएगा नई दिल्ली में। चेयरमैन है समीर वी कामत। पहले इसके चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। और अभी आपको याद होगा कि भारत ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MKIIA का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया भारत। कहाँ से किया था? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो आंसर होगा इजराइल, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर। और अभी मोदी जी ने किस स्थान पर डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जो नागया लंका स्थान है वहां पर। और इस मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम भी याद रखना, नवदुर्गा मिसाइल रेंज। इसके अलावा डीआरडीओ के पास ऑलरेडी 2 मिसाइल परीक्षण रेंज हैं जो आपको उड़ीसा में मिलेगा, व्हीलर द्वीप और चांदीपुर में। और अब ये तीसरा होगा जो आंध्र प्रदेश में बनेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉरेंस वोंग ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ही हैं और इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। और अभी इस पार्टी ने एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। और आप कह सकते हो ये जो पीपुल्स एक्शन पार्टी है लगातार सिंगापुर में 67 साल 66 ईयर से शासन कर रही है। और इस बार ये इसकी लगातार 14वीं जीत है। तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे कौन? लॉरेंस वोंग। आपको बता दूं सिंगापुर में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं वो मतदान कर सकते हैं। लेकिन सिंगापुर में मतदान करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता, वोट नहीं डालता, तो वोटिंग लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाता है। ये स्ट्रिक्ट रूल है वहां पे। अब बात सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल हो गई सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट हैं थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री फिर से होंगे लॉरेंस वोंग। ये सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री हैं। आपको याद होगा अभी इसी साल सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार किसे मिला था? तरुण दास को मिला था। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना। और आज ही मैंने आपको रिवाइज करवाई दिए सभी इंपॉर्टेंट जो देशों के अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी 58वीं वार्षिक बैठक कहां पर शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा मिलान में। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक ये आयोजित की गई कहां पे? मिलान इटली में। अभी 4 से लेके 7 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारत की तरफ से हमारी जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हिस्सा लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर हो जाएगा मनीला फिलीपींस। हेड है मसातो कांडा। टोटल मेंबर कंट्रीज अब 69 हो चुके हैं। अभी 69 नंबर का बना था इजराइल। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी इन सभी की प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज बना दी जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है, डिटेल्ड पीडीएफ एप्लीकेशन में भी, और अब टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिलती है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय जायसवाल को। और दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? एथोल कैटरहम। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का 2024-25 सत्र का पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सुभाशीष बोंस। फिर पूछा कोयला खनिक दिवस मनाया गया 4 मई को। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बन गई है आईटीबीपी। कलिंगा सुपर कप का खिताब जीत लिया गोवा एफसी ने। डिपो दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नासिक में। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी चर्चा में रही एलडीज अ न्यू स्टोरी नामक डॉक्यूमेंट्री का संबंध किससे है? पॉप फ्रांसिस। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण अभी किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अच्छा, यहाँ पे तो आंसर लग ही रहा था। खैर कोई बात नहीं, बीच बीच में भी मैं आपसे कई तरह के प्रश्न पूछ लेता हूँ और उनके आप लोग
उत्तर भी देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को सभी उत्तर आते हैं। तो बाकी लोग भी कोशिश किया कीजिए उत्तर करने की। बाकी अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।